आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम्हारा द आईएससी वर्स चैनल पर। ठीक है, बैकग्राउंड में तुम्हें चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि सुबह का समय है और मैंने अपने घर के बारे में बताया था। घर मेरा रेलवे स्टेशन के पास है, तो कई बार तुम्हें वीडियो में ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, तो तुम उसको इग्नोर कर दिया करो। आज का लेक्चर हमारा केमिस्ट्री का है, सोल्यूशन चैप्टर। मेरा कोड बहुत पीछे चल रहा है, हमें बहुत जल्दी जल्दी कोड भगाना पड़ेगा। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन लेक्चर है, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल लेक्चर यहाँ पर नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन देंगे। कल वाले लेक्चर में वैन हॉफ फैक्टर है, परसों वाले लेक्चर में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स इस पूरे चैप्टर के एक साथ करेंगे और इसको रैप अप कर देंगे फाइनली। परसों ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। मैं एक दिन एक्स्ट्रा लूँगा क्योंकि मैं सारे के सारे न्यूटन आईएससी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, जिसकी फ़ोटो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो हम लोग तो सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं ड्यूरेशन नोट कर लूँ। 50 मिनट्स 50 सेकेंड्स पर मेरे को नूतन आईएससी केमिस्ट्री की फ़ोटो लगानी है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें तुम मत नोट करना, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ये तुम मत करना, ये मेरे लिए। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, अगर बोर्ड बिल्कुल विजिबल है तो। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल विजिबल है जहाँ तक मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। चैप्टर हमारा चल रहा था सोल्यूशन चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर टॉपिक आज का है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टॉपिक तो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस टॉपिक को बहुत डीपली समझने के लिए हमें बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा नीचे झुक कर बोलता हूँ। ठीक है, हमें बैकग्राउंड का नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था पेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, इस बार जहाँ पर हमने राउल्ट्स लॉ यूज़ किया था, नहीं देखा तो जाके देख लेना। ठीक है, उसका थंबनेल ये रहा। ठीक है, और मैं टाइमिंग 2:10 के करीब तुम्हें वो दिखेगा। ठीक है, उसका थंबनेल तुम्हें दिखाई दे जाएगा। राउल्ट्स लॉ पर लेक्चर नहीं देखा तो बिल्कुल देख लेना। उसके बाद जो है आज का जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टली नहीं एंटर करना है। ठीक है, पहले सारी चीज़ें ले करके फिर युद्ध में उतरना है। ठीक है जी, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये वो एक्चुअली टॉपिक है जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर, वरना इसमें कुछ समझ में नहीं आता। और इस आज के लेक्चर के एंड में ऐसी समरी दूंगा कि भाई मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी। वेंट ऑफ फैक्टर आगे कल के लेक्चर के लिए भी वो समरी इंपॉर्टेंट होगी, तो स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग धीमे 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 इस पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। कंटिन्यू हाँ कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो मैं अपने एडिटिंग के लिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, तो जब भी मैं हेडिंग डालूंगा तो उसकी स्पीड फास्ट कर दूंगा। हेडिंग की स्पीड फास्ट कर दूंगा। अच्छा, तो हम लोग जल्दी जल्दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो। देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने का क्या मतलब, मैंने बताया था सर केमिस्ट्री में हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेज होंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वालों को हम लोग जो है क्या कंसिडर कर लिया करेंगे, नॉन वोलेटाइल वालों को हम लोग सॉलिड कंसिडर कर लेंगे। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने का मतलब सॉलिड सोल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब सॉलिड सोल्यूट, और उसने सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब सॉल्वेंट अभी भी वोलेटाइल है। ठीक है, सॉल्वेंट अभी भी वोलेटाइल है, उसने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब सॉल्वेंट आज भी वोलेटाइल है। मतलब आज भी सॉल्वेंट तो लिक्विड है, सॉल्वेंट नहीं बदला, सोल्यूट बदल चुका है। हमें तो इसका क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या था, मैं ब्लू पेन यूज़ करता हूँ। ठीक है, हमारे पास इसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट नहीं बदला। तो देखो सॉल्वेंट हमारे पास ऐसा रखा हुआ था एक दिन, इसको एक स्टोरी की तरह समझो। एक दिन हमारा जो सॉल्वेंट है वो ऐसा रखा हुआ है, ऐसा मस्त, और मैंने इसका ऐसा ढक्कन बंद कर रखा है ऊपर से लिड।
ठीक है। हम लोग इसको नीचे से हीट करते थे, सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग इसके ऊपर करके देखते थे। हम लोग इसको नीचे से ऐसे हीट करते थे, सारी चीज़ें हम लोग नीचे से ही जब इसको हीट करते थे तब ये जाहिर सी बात है लिक्विड है तो वेपर प्रेशर सॉरी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग स्टार्ट होगी। हमने कहा ये ऐसे ऐसे ऊपर जाते थे इसके वेपर्स, और प्रेशर जिन्होंने नहीं देखा है राउल्ट्स लॉ का लेक्चर, ठीक है, जाकर के देख लेना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, आज का लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वेपर बन के ऊपर जाता था और यहाँ पर एक प्रेशर लगाते हैं वेपर, जिसको मैंने बताया था वेपर प्रेशर हम लोग उसको बोलते हैं। और हम लोग इस पूरे चैप्टर में, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हम लोग सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से, ठीक है, और सॉल्यूट को डिनोट किया करेंगे बी से। सॉल्वेंट को ए से और सॉल्वेंट को बी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ए सॉल्वेंट रखा हुआ था। अभी इस सॉल्वेंट में कुछ भी पड़ा नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया अभी ये प्योर सॉल्वेंट। और जब प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर लगाता है तब उसको क्या बोलते थे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, है ना। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पी नॉट। लेकिन एक दिन भाई हमें सूझा कि आप उसमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाल दिया जाए। मैंने इसमें क्या किया भाई, मैंने इसमें डाल दिया नॉन वोलाटाइल सल्यूट। ये देखो बी, ये क्या डाल दिया, ऐसे मतलब कई सारे इसके अंदर मैंने सल्यूट डाल दिया, ऐसे मैं दिखाई दे रहा हूँ इस सिंबल से। ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट जो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये कैसा दिखाई देगा, अब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, कैसा, आज ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये है ना। इसका मैं लिड क्लोज कर देता हूँ। लिड क्लोज होना बहुत ज़रूरी है वेपर प्रेशर की कहानी के लिए, लिड क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, क्लोज कंटेनर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे के सारे, एक मिनट रुको मैं इन चिड़ियाओं को हटा दूँ। अरे भाई सोचा नहीं था कि चिड़िया भी इरिटेटिंग है, ठीक है। तो हमारे पास ये रखा है, अब ये सोल्यूशन बन गया, सॉल्वेंट सल्यूट से क्या बनता है, सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। ये सोल्यूशन रखा हुआ है, आज ये ऐसा दिखाई देता है भाई, देखो आज कुछ ऐसा दिखाई देता है कि नीचे तो है अपना वही सॉल्वेंट, ठीक है, नीचे तो है अपना वही सॉल्वेंट, और ऊपर से मैंने क्या डाल दिया था, नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दिया था। इसकी वजह से हुआ क्या, ये तो तुम ध्यान सुनना, जैसे तुम कोई लिक्विड लो उसके ऊपर सॉलिड डाल दो तो ऐसे फ्लोट कर रहा है, ऐसे कई सारे बी ने यहाँ पर जगह बना ली। भाई एक मॉलिक्यूल थोड़े डाला था, मैंने तो कई सारा सल्यूट डाला था, कोई पन्नी डाल दी थी उठा के, ठीक है। ये देखो बी, ये रहा बी। अब इससे हुआ क्या हमारे पास, हमने इसको अब आज दोबारा से हीट किया, जैसे पहले हम इसको हीट किया करते थे, वेपर प्रेशर बना, वेपर में बना करता था, प्रेशर लगाता था। आज सॉल्यूट हमने इसके अंदर जब डाल दिया, और अब जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, आज जब हमने इसमें सॉल्यूट डाल दिया और आज जब हम इसको हीट करेंगे तो भी वेपर में कन्वर्ट होगा। हमने कहा बिल्कुल वेपर में से कन्वर्ट होकर भाई ऊपर जा रहा था, ठीक है, प्रेशर लगा रहा था। अब लेकिन हुआ क्या, अगर तुमने राउल्ट्स वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने तो बताया था कि सर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में ए का भी योगदान है, बी का भी योगदान है, दोनों का कंट्रीब्यूशन था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि दोनों के दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हुआ करते थे। ए का भी क्या था, कंट्रीब्यूशन था, और बी का भी कंट्रीब्यूशन था, दोनों का कंट्रीब्यूशन था टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बी है वो इवेपोरेट नहीं होगा। अगर तुमने पिछले लेक्चर देखा हो तो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि जो नॉन वोलेटाइल हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, उन जनरली सॉलिड्स होते हैं, उनका वेपर प्रेशर 0 होता है। तो यहाँ पर जो बी का वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी हमारे पास क्या होता है, 0। जब वेपर प्रेशर ऑफ बी 0 होता है तो भाई हमारे पास इस सोल्यूशन में जो भी वेपर प्रेशर लग रहा है, अरे चले जाओ, रुक जाओ भाई, इसको हटा दो, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी हमारे पास क्या है, 0। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी तो 0 है, लेकिन ए के पास तो वेपर प्रेशर है, और पूरे के पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ ए की वजह से है, क्योंकि बी का कोई योगदान नहीं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए, है ना, और आज हम उस वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल लगा लेता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बी का कोई भी वेपर प्रेशर, सोल्यूशन लिखा है, ठीक है, बी का कोई वेपर प्रेशर नहीं है, जो वेपर प्रेशर है ए का है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ए का ही वेपर प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम इसको पी नॉट ए नहीं बोल सकते, अब हम ये नहीं बोल सकते कि जो वेपर प्रेशर है ये पी नॉट ए है पहले की तरह, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भले बी का योगदान ना हो, लेकिन तुमने बी को उसमें डाल तो दिया, और तुमने इसको बी में डाल दिया
तो हम इसको पी नॉट ए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये प्योर ए नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो गई है, हम इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। हमने कहा अच्छा जरा कंपेयर करो तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को और पी नॉट ए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या ये इससे कम हो गया है या ज़्यादा हो गया? आंसर है कम हो गया है। वो क्यों? सुनो पहले लिख लो। एक्चुअली पी ए इज लेस देन पी नॉट ए। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास पहले ये वेपर प्रेशर था प्योर है, इसमें कुछ मिलावट नहीं थी, ज़्यादा था, वेपर में कन्वर्ट होता था, सीधे प्रेशर लगाने लगता था। अब मैंने इसमें बी डाल दिया, मैंने बहुत सारा बी इसमें डाला है। अब बी खुद तो इवेपोरेट नहीं हुआ लेकिन इसने ए की बहुत सारी जगह घेर ली, बहुत सारी जगह घेर ली। इसका उससे फ़ायदा, इससे नुकसान ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास बाई मॉलिक्यूल ही तो इवेपोरेट होते हैं ऊपर जाके, जैसे यहाँ पर खूब सारे बी के मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे, सॉरी ए के मॉलिक्यूल्स हमारे पास खूब सारे यहाँ पे हुआ करते थे, ए है ना, यही ऊपर जाके इवेपोरेट होते थे। अब बी जब है उसने ए के मॉलिक्यूल को अपने नीचे दबा दिया, जब ए के मॉलिक्यूल को अपने नीचे दबा दिया तो ये वाला मॉलिक्यूल देखो इवेपोरेट नहीं कर पाया, इट कुडंट इवेपोरेट या इट कैन नॉट इवेपोरेट। जब ये इवेपोरेट नहीं हो पाया तो इस बी ने भी अपने नीचे एक ए को दबा दिया, इस बी ने ए को दबा दिया, ऐसे कई सारे बीज ने कई सारे एस को दबा दिया। इस वजह से कई सारे मॉलिक्यूल्स ए के इवेपोरेट नहीं हो पाए, वेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाए। जब वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे तो वेपर प्रेशर कहाँ से लगाएंगे? इसलिए हमारे पास जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन पी नॉट ए। तो होता क्या है भाई, इसका ये मतलब है कि वेपर प्रेशर गेट्स लोअर्ड, ठीक है, इट गेट्स लोअर्ड, ठीक है, वेपर प्रेशर गेट्स लोअर्ड। क्यों? बिकॉज वी हैव एडेड वेपर प्रेशर गेट्स लोअर्ड बिकॉज वी हैव एडेड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर हमारे पास जो है इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ भाई, नुकसान ही हुआ जो हुआ, ठीक। अब हम लोग पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ धीमे धीमे चलते जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखे रहो, ठीक है। अच्छा तुम ये मानते हो ना कि इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से है, बी की वजह से नहीं है? हमने कहा तो इस पर राउल्ट्स लॉ तो एप्लीकेबल होगा भाई, राउल्ट्स लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल है, राउल्ट्स लॉ तो एप्लीकेबल है, हमने कहा हाँ। लेकिन इसके चलते रहते राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल गई, ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पर अगर मैं पी ए को लिखूँ, ये तो तुमने लिख दिया कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए, बढ़िया। लेकिन अगर पी ए का फॉर्मूला जानना हो तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि एक सोल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए तो होगा, लेकिन इसमें पीवी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। पीवी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, बी का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं देखो, मैंने कहा ना वेपर प्रेशर ऑफ बी जीरो, तो पीवी कुछ नहीं होगा, जो होगा पी ए होगा। और पी ए जो पी ए तो है साथ में ये वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी है। अब इसको लिखे रहो, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप तुमने इसको नोट कर लिया, मैंने गलती से रफ कर दिया, वरना हम लोग चलती वीडियोस में फोटो खींचते रहते ताकि तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें। इंस्टाग्राम पेज मैं आज के आज ही बना लूँगा, ये सारे के सारे नोट्स जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ वहाँ पर मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो सैम्पल पेपर बताया था वो भी वहीं पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो कनेक्टेड रहो बस, ठीक है। अभी मैं 10 है मेरे पास, तो एक एक करके सारे के सारे सैम्पल पेपर हम लोग वहीं पर मैं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है भाई। रुक जा, स्टडिया को हटाना पड़ेगा। सुबह सुबह जब हम लोग शूट करते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है, कई सारी चिड़िया चचा रही होती हैं, फिर उनको हटाना पड़ता है, ठीक है। ये वो नॉर्मल वाली अच्छी वाली नहीं है भाई, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये क्यों रख कर दिया, ये तो अपने पास सॉलिड हुआ करता था, ठीक है। सॉलिड हो गया मतलब, और हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट तो अभी भी लिक्विड है, लिक्विड। हम उस पर नहीं डिस्कस करेंगे। राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट्स के चलते रहते थोड़ा सा बदल गया, उसको ज़रा ध्यान से सुनो, ठीक है। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, मैंने अपने एडिटिंग में लिख लिया भाई।
अब देखो भाई ये स्टेटमेंट चेंज हो गई है कि इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, पहले होता था इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने कहा हर कंपोनेंट का नहीं, क्योंकि बी हमारे पास जो है वो वोलेटाइल है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा हाँ सही बात है, तो बी का वेपर प्रेशर तो होगा ही नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे लिखने लगेंगे भाई, ठीक है, कुछ लोग ये लिखने लगेंगे जो बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। तो उसने कहा कि ईच हर वोलेटाइल कंपोनेंट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये हमारे पास डेफिनेशन चेंज हो गई है और हम लोग पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, मैंने कहा था पी इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है, पी नॉट ए जीटा ए, ये इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए नीचे है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जूनियर क्लास में बताई जाती है, नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। ये चीज़ बताई जाती है वीनो, अरे आंसर होता होगा वीनो। अगर मान लो हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी किसी सोल्यूशन में, दो सब्सटेंसेस हैं हमारे पास किसी सोल्यूशन में, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अगर दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है ट्रेन आते हुए, ठीक है। तो ये इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ यहाँ से, 1 माइनस जीटा बी, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस जीटा बी। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो ये क्या है, पी नॉट ए माइनस पी। हमने कहा था भाई पी ए जो है वो पी नॉट ए से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है ना, तो ये एक्चुअली में है लोअरिंग, लोअरिंग, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर हम इसमें जीटा बी को सब्जेक्ट बना लें तो जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट, यही है हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है रिलेटिव इसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हमने उसको रिलेट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, पहले वाले वेपर प्रेशर से रिलेट कर दिया। नहीं समझ में आ रहा हो तो बस इतना याद रखो, ये है फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा बी। जीटा बी का क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट ए का मतलब अगेन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तब मैं फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, इसको तुमने रफ कर लिया होगा, मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ। अब क्या फ़ायदा, पहले वाली फ़ोटो तो ली नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही फाइनली लिख देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा।
तो हमारे पास ये है उसकी डेफिनेशन कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन विच ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। वो कुछ भी हो सकते हैं, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मतलब हमारे पास सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करे, इस पर ना डिपेंड करे कि कौन सा सोल्यूट है। अब मैंने उसमें अरहर की दाल डाली है भाई, अब वो 12 ग्राम डाली है कि 10 ग्राम डाली है, इस पर डिपेंड करे। इस पर ना डिपेंड करे कि अरहर की दाल डाली है कि मसूर की डाली है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मसूर की दाल डाली है या अरहर की दाल डाली है, दोनों को ही 12 ग्राम अगर डाला है तो सेम है, डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं दे सकता था। ठीक, तो ये होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हम लोग कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के लिए। नहीं समझ में आया अभी रुक जाना, इस लेक्चर क्लास में समरी है, अभी मज़ा आएगा। तुम उसको इग्नोर कर देना, वो मेरी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं एडिटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें करता हूँ तो उतर ना जाए दिमाग से, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के लिए। नॉन हमने कहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट मतलब कि हमने सल्यूट को डाला, सॉलिड था, सल्यूट को डाला, वो पानी में जाकर टूटा नहीं आयंस में, उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं। मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, तुम भी प्लीज़ इसको नोट कर लो। ले ली मैंने इसकी फ़ोटो। 20 मिनट के ऊपर ये वीडियो बन चुकी है, मेरे को बहुत तेज भगा भगा के कराना पड़ेगा। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद सेकेंड है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से बोलता है कि हमने जब नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला था, ठीक है, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, तो अगर मैं वेपर प्रेशर वर्सेस क्यों बढ़ा वो भी बताऊंगा। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है IST वालों, ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा बनता है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट का बनाए तो ऐसा बनेगा। मैंने पहले वाली लेक्चर में बताया तो है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऐसा बनता है। उसी तरह से प्योर सॉल्वेंट का अगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। और अगर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो बाद में सोल्यूशन बन गया था उसका ग्राफ बनाओगे तो वो नीचे आ जाता है यहाँ पे। ये कौन सा ग्राफ है, यहाँ पे देखो, इसको दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, ठीक है, इसका ग्राफ ये बनता है। अब इस ग्राफ को समझने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन जाननी पड़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट अभी तक तुम वाटर के लिए देखते थे कि भैया ऐसा टेम्परेचर, या किसी भी सब्सटेंस के लिए देखते थे ऐसा टेम्परेचर हमारे पास जिस पर हमारे पास वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगे, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। लेकिन आज हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन से रूबरू होंगे। ठीक है, रूबरू होंगे जो भी, ठीक है, ताकि हम लोग इस ग्राफ को समझ सकें। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की मैं नई डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ। ये डेफिनेशन अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपडेटेड डेफिनेशन है। इस सोल्यूशन इस चैप्टर के चलते रहते ये डेफिनेशन बनाई गई है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास देखो भाई क्या था, हमने जैसे ही सोल्यूशन रखा उसको हमने नीचे से बॉईल करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट करना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा अपने सरफेस के ऊपर उठे, एटमॉस्फेयर ने उनको दबा दिया। मतलब वो ऐसे हमारे पास था, ध्यान से अगर देखो, ठीक है, ऐसा था, ऐसे मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया, ये आग है, आग, ठीक है, आग से नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो थोड़े से ऐसे मॉलिक्यूल्स ऊपर उठे, इवेपोरेट करने वाले थे, बुलबुले बने सरफेस पर, ये एटमॉस्फेयर ने इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 ATM का, तो उसने प्रेशर लगाया, इसको दबा दिया, हमारे वेपर से इवेपोरेट ही नहीं कर पाए। फिर वो उठने के कगार पे, फिर एटमॉस्फेयर ने इसको दबा दिया। हमने कहा अरे तो भैया तुम वेपर लो, तुम भी तो कुछ करो, तो हमारे पास तुम भी अपना प्रेशर लगाओ। तो हमारे पास जब ये वेपर्स अपना प्रेशर लगाएंगे, इसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, वो इनको जो है वेपर प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लगाना पड़ेगा या उससे ज़्यादा। इसको हराने के लिए इनको भी 1 ATM का प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, इनको भी कुछ प्रेशर लगा के इसको हराना पड़ेगा। उसी प्रेशर को, सॉरी उसी टेम्परेचर पर हमारे पास जो है ये इवेपोरेट कर पाएंगे। तुम 1 ATM का प्रेशर लगाओ, वेपर लोगो, या उससे ज़्यादा लगाओ, तभी तुम इवेपोरेट कर पाओगे। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। हाँ 1 ATM का भी लगा दो, इसके बराबर भी लगा दो, तब भी तुम एस्केप होने लगोगे थोड़ा थोड़ा। तो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारा फाइनली सोल्यूशन बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नई डेफिनेशन मैंने बताई ताकि मैं अपने ग्राफ को तुम्हें सही से समझा सकूँ, ठीक है। ये ग्राफ भी मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर का हमारे पास वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पर सारे तरह के प्रेशर होंगे, बिल्कुल। यहाँ पर एक प्रेशर होगा 1 ATM, हमने कहा यहाँ पर एक प्रेशर होगा 1 ATM। ये जो 1 ATM का प्रेशर होगा, इसी के बराबर हमारा वेपर प्रेशर होना चाहिए, तब जा करके हमारी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, करेक्ट। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर 1 ATM जो है, अरे हाँ 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन ये तो वेपर प्रेशर का वाई एक्सिस है, यानी वेपर प्रेशर भी 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 ATM। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो है इस पॉइंट पे, ये मत लिखना वहाँ पर, बोर्ड्स में नहीं लिखना, ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं इसके आगे इसको बढ़ाऊँ तो देखो बॉइलिंग किस टेम्परेचर पर हो रही है, इसका ये तो मतलब है भाई बॉइलिंग हो रही है। सॉल्वेंट के लिए अगर देखें किस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट हमारा बॉयल होना शुरू हो गया था, जब हमने वो सल्यूट नहीं डाला था, तो उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं T0B, ठीक है। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर ले रखा है, ठीक है। इसको मैंने बोला T0B, ध्यान से देखो, एक ये बॉयल होने लगा अपना सॉल्वेंट। अब हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसके भी वेपर प्रेशर को जो है अगर हम मेजर करें 1 ATM पर, ये है TB, मतलब कि हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का है TB और सॉल्वेंट का है T0। ध्यान से देखो, जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो आगे खिसक गया, ठीक है, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पीछे रह गया, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब वही मैंने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी आ गई। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसको हटाए हुआ है, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस आया है डेल्टा TB, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ एक्चुअली में इसी का नाम है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम्हें यहाँ से फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा कि इसमें अगर मैं ये माइनस करूँ तो मुझे ये मिल जाता है ना, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0 ऑफ B। ये TB समझ में आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगा, तुम समझ जाएंगे। अब इसके बाद एक फार्मूला है तुम्हारा भाई, इसको हल्के में मत लेना, ये एक फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला नंबर 1, इसको तुम नोट करना। इसके बाद मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने देखा, एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया कि जो डेल्टा TB था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था किसके, मोलैलिटी के, मोलैलिटी, ठीक है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता मोलैलिटी का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अरे तुम मत जानो, जिसे जान लो, आगे मैंने न्यूमेरिकल में बताऊंगा। हमने ये बहुत पुराना टॉपिक है, हमारे पास केमिस्ट्री में डिस्कस होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ऐसा पाया गया। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, ठीक है। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB टाइम्स ऑफ मोलैलिटी। ये जो कांस्टेंट आया है, ये फॉर्मूला इसको नोट कर लो भाई, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये कांस्टेंट आया, इसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग इसको ये बोलते हैं। इसकी दो खास चीज़ें हैं, वो याद रखना, बोर्ड्स में पूछी जाती हैं। ISC क्लास 12 मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड में ट्रेन आते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो KB जो है KB जो है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। मतलब तुम यहाँ पर किसी तरह का सॉल्वेंट लोगे, उसका KB अलग होगा, सॉल्वेंट बदलोगे KB बदल जाएगा। और दूसरी चीज़, ये इसकी यूनिट होती है kg पर मोल या kg मोल इनवर्स। ठीक है, वो कहाँ से आई भैया? अरे यार देखो देखो देखो, यहाँ पे KB को सब्जेक्ट बनाओ। KB क्या होगा? KB होगा डेल्टा TB अपॉन m। हमने कहा डेल्टा TB अपॉन m। तो डेल्टा TB टेम्परेचर है, टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन, है ना। और मोल की SI यूनिट क्या होती है भाई? मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा k kg पर मोल। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इतना ही था, इसको नोट करो, फिर हम लोग जल्दी आगे चलते हैं। मैं भी इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। कितने 32 मिनट्स, बहुत लंबी लेक्चर बनेगा ये वाला। तो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसकी भी फ्रीजिंग पॉइंट की भी नई डेफिनेशन आ चुकी है मार्केट में। तो मैं जब तक वो लिख रहा हूँ तब तक तुम आराम करो, मैं अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जब तक लिखूंगा। देखो भाई, सबसे पहली बात तो लिखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब सोल्यूशन जो था, जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों कम हुआ, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन सुनो हमारे पास, कि हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, कोई भी लिक्विड लिया, ठीक है, हमने किसी टेम्परेचर पर देखा, मतलब वो लिक्विड स्टेट में था, हमने किसी टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर नाप लिया। अब हमने क्या किया, उसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, उसका सॉलिड स्टेट आ गया। अब हमने उसमें भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई वेपर प्रेशर तब भी आएगा। सॉलिड में वेपर प्रेशर कैसे आएगा? अरे बिल्कुल आ सकता है, सब्लिमेशन नाम का प्रोसेस नहीं होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। तो एक ऐसा टेम्परेचर हमने उसके सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ढूंढा। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एक सेक्शन लिया, उसका लिक्विड स्टेट एक तरफ, सॉलिड स्टेट एक तरफ, एक बर्तन में लिक्विड स्टेट, एक बर्तन में सॉलिड स्टेट, और दोनों के नीचे मैंने वो रख रखे हैं, ठीक है, बंसन बर्नर, जिससे आग निकलती है। तो मैंने आग निकाली, एक ऐसा टेम्परेचर मेरे को ढूंढते ढूंढते मिल गया, कि एक ऐसा टेम्परेचर मिला जब हमारे पास लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर आ रहा था। ऐसा कॉमन टेम्परेचर दोनों में दिखा। जैसे मान लो 28 डिग्री, 28 डिग्री पे इस वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर और इस वाले सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर आ रहा था। ऐसे ही टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये नई डेफिनेशन है, ध्यान से देखो ताकि ग्राफ भी तुम्हें समझ में आए। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड स्टेट। ठीक है,
अब मैं ग्राफ जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ भाई। वेपर प्रेशर और ये रहा आपका टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है। अच्छा, कुछ लोगों को सॉरी ये नहीं समझ में आया होगा ना पिछले वाले ग्राफ में, सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर था, सॉल्यूट का ग्राफ नीचे, सोल्यूशन का ग्राफ नीचे था, ऐसा क्यों? अब बताता हूँ। देखो भाई, ये बना अपना प्योर सॉल्वेंट, ये अपना क्या प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड स्टेट में है। ध्यान से देखना, ध्यान से रखना, लिक्विड स्टेट है। ये वो सोल्यूशन, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा है। और सॉल्वेंट का ग्राफ जरा देख लो, ठीक है। सॉल्वेंट का ग्राफ है ये सॉलिड स्टेट वाला सॉल्वेंट है ना, मैंने कहा ना एक लिक्विड स्टेट होगा सॉल्वेंट का, एक सॉलिड स्टेट होगा, तो उसमें सॉलिड सॉल्वेंट बोल देता हूँ। सॉलिड सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा, एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉल्वेंट जो सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, उनका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। मैंने कहा ध्यान से देखो, ये दोनों ग्राफ यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मैंने कहा तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये इधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, मतलब एक ही वेपर प्रेशर तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये जो टेम्परेचर है यही अपना क्या T0 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सोल्यूशन जो है वो इस ग्राफ को कहाँ, इस ग्राफ को तुमको छूना है, वो इस ग्राफ को यहाँ छूएगा, वही ये यहाँ रहा। ये ध्यान से देखो, T0 ज़्यादा है TF से, और दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा TF, ठीक है। तो ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TF। ये वाला ग्राफ ऊपर क्यों है, ग्राफ नीचे क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था ना कि वेपर प्रेशर जो है वो सोल्यूशन का फाइनली कम हो जाता है, इस वजह से वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इसका नीचे है, उसका ऊपर है, ठीक। तो ये पहला फॉर्मूला है डेल्टा TF का, नोट कर लो इसको, फिर आगे मैं एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ क्या देखा गया। ये समझ गए ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड पर हम लोग आ गए, उसके बाद फिर बचता है ऑस्मोटिक प्रेशर। वाह, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला इसको नोट कर लो, नंबर 2 नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर हम जब ये भी मोलैलिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये आता है कांस्टेंट KF, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपना KF, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये डिप्रेशन में रहता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अरे यार बाद में मैं क्या इम्प्रूव करूँ, ठीक है, मेरी राइटिंग अच्छी है बहुत ज़्यादा, है ना। तो या फिर हम इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तुम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दोनों की स्पेलिंग एक बार बुक से मैच कर लेना प्लीज। इसके बारे में भी वही सेम बात है, KF जो है ये भी वही सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, और यूनिट जो है इसकी भी होती है kg पर मोल। ये रहा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का पूरा पेज, मैं इसकी फोटो लेता हूँ, तुम इसको नोट कर लो, एंड विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑब्वियसली योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने एडिटिंग के लिए लिख लेता हूँ भाई, मेरे को शॉर्ट अपलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट वाले पर चलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पर उसके लिए मुझे तुम्हें शायद से डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पहले बताना पड़े, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, कोई बात नहीं भाई, जल्दी हो, ठीक है। या मैं हेडिंग फिर भी डाल देता हूँ, चलो अभी नहीं डालता हूँ, ठीक है। अभी पहले तुम डिफ्यूजन समझ लो। ठीक है, मैं वीडियो तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जब तक मैं इसको लिख रहा हूँ, ताकि तुम बोर ना हो।
मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस जो है जहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में है उधर से वो मूव होता है उस रीजन में जहाँ पर वो कम मात्रा में, इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। बचपन में तुमने बायो में देखा होगा, है ना, जो लोग बायो में उन्होंने तो देखा ही होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था। तो डिफ्यूजन में एनसीईआरटी में भाई एक बॉक्स बना करके एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे तो फॉर्मेलिटी के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसकी फ़ोटो अगर हो सकेगी तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा तुम्हें, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी एडिटिंग लिस्ट में लिख लेता हूँ डिफ्यूजन फोटो, ठीक है। ये सब तो मत लिखने लगना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ऐसा डब्बा होता है, ठीक है। ये बहुत सारे टीचर बताते हैं कि ऐसे डब्बा ले लेते हैं, बीच में ऐसे हम वो डाल देते हैं मेम्ब्रेन, नॉर्मल मेम्ब्रेन, और इस तरफ भी सोल्यूशन भरा है, इस तरफ भी सोल्यूशन भरा है मेम्ब्रेन के, ठीक है। ये यहाँ पर बीच में क्या डाली हुई है, बीच में डाली हुई है मेम्ब्रेन, ठीक है। बीच में क्या डाली है, मेम्ब्रेन, और इधर एक सोल्यूशन भरा है, इधर एक सोल्यूशन भरा है, और दोनों सोल्यूशन में एक डिफरेंस है। मैंने कहा क्या डिफरेंस है, ठीक है। भाई हमारी छत पे बंदर का आगमन। इधर भर रखा है मैंने सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, और दोनों में एक डिफरेंस है। सोल्यूशन 1 में हमने जो है वो सल्यूट ज़्यादा कर दिया, सोल्यूशन नंबर 2 में सॉल्वेंट ज़्यादा कर दिया, ऐसा, ठीक है। जैसे मान, और हम लोग जो है कंसंट्रेशन वाली टर्म सल्यूट को देखते हुए डिफाइन करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ भैया इस वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें सल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। मैं इसको ना एक्सप्लेन करूँ, तुम्हारे में ये डायग्राम बनाने को नहीं आता भाई, ठीक है। मैं सीधे ये वो करता हूँ वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सीधे ऑस्मोटिक प्रेशर पर आते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन होगी। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब उसको हमारे पास जो है उसका भी मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, ये बहुत लेंदी हो जाएगा वरना, ठीक है। ये मैं एक काम करूँगा, अलग से एक शॉर्ट बना करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है, तो कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। डिफ्यूजन का शॉर्ट, डिफ्यूजन का शॉर्ट, ठीक है। बस इधर ऑस्मोसिस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि आईसी बोर्ड में नहीं पूछा था, तुम चिंता मत करो, और पूछा भी जाता होगा तो भाई मैंने छोड़ थोड़ी रखा है ऑस्मोसिस, ठीक है। जब तक मैं नोट कर रहा हूँ तब तक तुम सो सकते हो। कई सारे मंकीज हमारी छत पर, ठीक है, तो मेरे को डर लग रहा है पता चले फ़ोन ही उठा के मांग। मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, जैसे पानी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसके मॉलिक्यूल्स ही ट्रेवल करते हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन इनमें एक लेयर हम बीच में एक मेम्ब्रेन डालते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम बनाते हैं एनिमल मेम्ब्रेन से, ठीक है, सेलोफेन से, सेलोफेन, ठीक है। और कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, ठीक है। एक बार तुम क्लियर कर लेना, मैं भी एक बार क्लियर करके शॉर्ट में डाल दूंगा, ठीक है। उसकी शायद कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, लेकिन मेरे को फॉर्मूला उसका पता है, तुम सर्च करके देख सकते हो, CO2 FeCN6, इस तरह का कोई तुम्हें सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। मेरे एग्जाम के लिए, मेरे एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अपने लिए लिख लिया कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। पता नहीं कॉपर था कि नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ ऑस्मोसिस इससे होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर भाई दो सोल्यूशन रखे, बीच में मेम्ब्रेन डाली, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को नहीं ट्रैवल करने देते, सिर्फ सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही ट्रैवल करने देते हैं। ये होता है डिफ्यूजन, ये होता है ऑस्मोसिस।
अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करूँगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको लोग डायग्राम से समझाते हैं, तो हम लोग भी इसको डायग्राम से ही समझते हैं। ठीक है, इधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, सोल्यूशन में तो सॉल्वेंट भी होगा, सल्यूट भी होगा, इस वजह से सल्यूट नहीं मूव कर सकता। इधर का सॉल्वेंट इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट मूव करना अगर स्टार्ट होगा, पोर ये देखो इसमें पोर्स होंगे सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन है, तो जब ये हमारे पास इधर से इधर मूव करता है सॉल्वेंट हमारे पास, जब वो इधर से इधर मूव करता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पिस्टन है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके फ्लो को रोक सकते हैं पिस्टन दबा करके। ठीक है, तो मैं पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखूँ तो तुम्हें समझ में आएगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। भाई बंदर बहुत ज़्यादा है भाई। फाइनली मैंने अपना फ़ोन अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि मुझे डर था कहीं बंदर फ़ोन लेके व्लॉगिंग ना करने लगे। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, वैसे ही लिखूंगा मैं। ठीक है, अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। या तुम इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज़ अ प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड विच स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब हमारे पास देखो भाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर फ्लो हो रहे थे, अब इनका ये जो फ्लो है, इनका ये जो मूवमेंट है, इसको रोकने के लिए हम लोग पिस्टन प्रेशर लगाएंगे, तो भाई ये पिस्टन इधर की तरफ प्रेस होगी और ये मूवमेंट इधर हो रहा था इधर होने लगेगा, या थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग जो है सोल्यूशन साइड पर एक प्रेशर लगाते हैं, जिससे ये मूवमेंट जस्ट रुक जाए। उसी प्रेशर को, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने लिखा है द एक्स्ट्रा प्रेशर, और ये दोनों डेफिनेशन लिख कर आना है, इसी में मिस मत कर देना एक भी। द एक्स्ट्रा प्रेशर और सोल्यूशन साइड विद जस्ट स्टॉप्स ऑस्मोसिस। हमने कहा एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हो भैया, प्रेशर बोलो ना। नहीं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन साइड पर एटमॉस्फेयर भी तो अपना प्रेशर लगा रहा है 1 ATM का, मेरे को एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मेरे को एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, बंदरों से लग गया मेरे को डर। तो भाई मैंने आगे की चीज़ें भी लिख ली है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पे लिख लेना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। तो ऐसा पाया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम के, ये कैपिटल एम है, मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों हटाएंगे, ये कांस्टेंट आता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पाई इज इक्वल्स टू MRT। पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, एम मीन्स मोलैरिटी, आर मीन्स योर सोल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ध्यान से देख लो, नोट कर लो। आर इज इक्वल्स टू 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, और टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। 1 मिनट में इसकी भी फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, बोर्ड से, बोर्ड हमारा काफ़ी खूबसूरत लगता हुआ, फ़ोटो ले ली मैंने। ठीक ठीक है, फाइनली हमारा लेक्चर ओवर हो चुका है, तो अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ तो ठीक है, फाइनली हमारा लेक्चर ओवर हो चुका है। भाई प्लीज़, इन सारे लेक्चर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, देख लो 50 मिनट की वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ISC को सिर्फ और सिर्फ ये चैनल डील करता है, और कोई ISC का चैनल नहीं है पूरे यूट्यूब पर ही, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। किसी बैच में
इतनी अच्छी क्लासेस नहीं होती है। कुछ लोगों ने मुझे बताया क्लासेस रीशेड्यूल हो जाती हैं, टीचर्स आते नहीं हैं, उनका सारा फोकस सीबीएसई पर होता है, आईएससी पर नहीं होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, विच इज़ कॉल्ड आईएससी वर्ड्स। ठीक है, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन सबको इसी तरह से कवर कर रहे होंगे। अगले लेक्चर में मैं वेंट ऑफ फैक्टर करवाऊंगा। बाय बाय, सब्सक्राइब।